My dear friends, you are mostly welcome on your channel Study for One. If you get profit from this channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon. सारी की सारी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के बाद आप देखिए कितना क्वेश्चन आप लगा पाते हैं और आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन का स्टोरेज है वो मेरे, ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मेरे सामने आप उन सब में देख लीजिए कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं, ना फालतू ही ज्ञान पे ले जा रहे हैं हम। ठीक, तो आइए देखते हैं सारी की सारी चीज़ों को कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल। परमाणु का आकार होता है तो मैं बता दूं 10⁸ cm, ठीक, या 10⁻10 मीटर बताया। परमाणु संरचना के मूलभूत कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मेसोन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के आकार की माप है फर्मी, है ना, फर्मी। एक फर्मी बराबर 10⁻15। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद है परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूलभूत कण क्या होते हैं? वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर पूछा निम्न में से कौन सा परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं? वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए निम्न में से न्यूक्लियन कौन नहीं है? तो न्यूक्लियन कौन नहीं होगा? जो न्यूक्लियस में रहता है उसको न्यूक्लियन बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अस्थायी है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है। तो रदरफोर्ड के परमाणु के अनुसार परमाणु जो मॉडल दिया था उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कोलैप्स कर जाता था न्यूक्लियस में, तो अस्थायी होगा। स्टेबिलिटी नहीं था तो स्टेबिलिटी नहीं था तो अस्थायी, अस्थायी। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकरण प्रयोग के आकार में संबंधित है। हाँ, तो नाभिक के आकार पे, है ना, नाभिक के चीजों को देखने का, नाभिक का एक्सपेरिमेंट, नाभिक मिला था उसको, ठीक है, न्यूक्लियस मिला था। एक परमाणु की नाभिक की खोज के प्रयोग के आधार पर किया गया, तो अल्फा स्कैटरिंग कौन किया था? रदरफोर्ड किया था, तो रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर किया गया था। कार्बन परमाणु का क्रमांक 6 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। ठीक है, किसी चीज का एटॉमिक नंबर 6 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और उसका एटॉमिक मास कितना है? 12 है। तो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन कितना है? 6 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 6। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा? तो प्रोटॉन की संख्या भी 6, न्यूट्रॉन की संख्या भी मांगता तो 6। जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तब बनता है, ठीक है, कोई भी परमाणु, कोई भी एटम अगर अपने आप में इलेक्ट्रॉन को एक को त्याग कर देगा तो एक कैटायन बनता है, एक आयन बनता है, तो धनावेशित आयन कैटायन, ठीक है, धनावेशित आयन बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणावेशित कण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऋणावेशित कण है? मैं बोला यहां इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक, अंडरस्टैंड। अभी जो सीडीएस में आया वो क्वेश्चन वो तो मेरे सामने स्टोरेज नहीं है, तो मैं उसे भी बता देता। काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्सेप्चुअल से, तो आप इतना समझ लीजिए कि जितना भी करेंगे सारी के सारी चीज़ काम में आना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को सुनिश्चित का मान निर्धारण करने वाला किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन डिस्कवर किया था? आर ए मिलिकन, अपना मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, है ना, तेल के बूंद का प्रयोग के द्वारा। इलेक्ट्रॉन के नाभिक के परित गति करते हैं रूपांतरित कक्षीय चक्रण, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर एक ऑर्बिट पर, है ना, एक कक्ष पर घूमते हैं, डेफिनिट ऑर्बिट, तो कक्षीय गति होगा। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में, ठीक है, कोई 1 है, 2, 3, के कक्षा में 2 है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है एल कक्षा में,
और 6 इलेक्ट्रॉन है m कक्षा में। तो परमाणु में उपस्थित क्या इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ, कुछ लिखा हुआ जो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये s लिखा है, s ऑर्बिटल। मैं आप लोग को नहीं पढ़ाया हूँ, होल्स प्रिंसिपल नहीं पढ़ाया हूँ ना। 14 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो s कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो मैं बता देता हूँ। स्कूल पब्लिक स्कूल 1s2 2s2 2p 3s2 है ना। स्कूल पब्लिक स्कूल है ना। 2p के बाद 3p, 3p के बाद क्या 4s, तो 2 है तो इसको फिल करेंगे तो 1s2 फिर 2s2 तो 4 हो चुका था। टोटल मेरा 16 इलेक्ट्रॉन हो रहा था। फिर 2p6 तो अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। 10 इलेक्ट्रॉन होने के बाद 3s2 तो 2 2 4 6 10 2 12, उसके बाद 12 हो चुका था। तो 3p4, p में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे पूछा एसएल में कितना ऑर्बिटल है, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है और किसमें, इसमें 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 6। ठीक, तो मैं पढ़ाया नहीं हूँ, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, अच्छा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में मैं बताया था, जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना ज़्यादा भारी होता है, तब इक्वल होगा, मास इक्वल होगा। तो कितना गुना ज़्यादा भारी होगा, 1837 गुना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1837 बताया था। देखिए क्वेश्चन में आया था अभी ये सारे के सारे चीज़ें। मैं कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो छोड़ूंगा नहीं। साइनाइड आयन के समान सम इलेक्ट्रॉनिक है। मैं आपको आइसोटॉप्स आइसोबार नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। जब मैं आइसोटॉप्स पढ़ाऊंगा जिसमें किसी में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, किसी में न्यूट्रॉन समान होते हैं, किसी में मास नंबर समान होता है, तो उसको संभारिक बोलते हैं। तो मैं ये सब नहीं पढ़ाया, तो वो सब क्वेश्चन देखूंगा मैंने अभी। निम्न में से किसमें अधिकतम कक्षा, निम्न में से किसमें अधिकतम m कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो 2n² का फॉर्मूला से बोर-बरी स्कीम भी नहीं पढ़ाए हो, तो Lm है ना, तो KLm 3 है, तो तीसरा कक्षा तो 2n², तो 2 गुना तीसरा कक्षा 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन मैं किया नहीं हूँ तो फालतू सॉल्व करा, क्या कर रहा हूँ फालतू झूठ मूठ कर। निम्न में से कौन सा तो ऋणावेशित आयन होंगे, है ना, ऋणावेशित आयन। यदि ये प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन धारण हो, जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, कोई भी m है, ठीक है, इसमें 5 प्रोटॉन धरा है, इसमें 6, तो ऋणावेशित क्या होगा, ये अधिक। ये न्यूट्रॉन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन धारण होंगे, यदि इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक प्रोटॉन धारण होंगे, यदि ये न्यूट्रॉन की अपेक्षा अधिक, नहीं पहला वाला, प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रॉन धारक होंगे। एक परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो उच्चतम ऊर्जा स्तर पर रहता है, उच्चतम ऊर्जा स्तर मतलब ये जो हो एनर्जी लेवल पहला, दूसरा, तीसरा, जो सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन या बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, बैलेंस जो आप हिंदी में बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन, तो Fe2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं बताया था जब भी कोई एटम में एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है तो वो एटम क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ 2+ लिखा है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, -2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब Fe2+ हुआ है। ठीक, तो Fe2+, तो Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो Fe अपने आप में कितना होता है, 26 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 26 में 2 घटा दीजिए, 24 हो जाएगा। ब्रोमीन परमाणु में p इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, झूठ मूठ का अभी बोर-बरी कॉन्सेप्ट पर आना होगा, हुन्स रूल पर आना होगा, इन सारी चीज़ों पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ाया हूँ मैं आपको। फिर पूछा निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा, तो अधिकतम द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होगा, है ना, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग तो समान होता, थोड़ा सा लाइटली ज़्यादा होता, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में एकदम लगभग समान ही होता, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता न्यूट्रॉन, वही 7 to 8 और 6 समथिंग। ये भी गलत लिखा है,
ये न्यूट्रॉन 6, 7, 8 ये इधर उधर होता है, अलग थलग लिखा है। नाभिकीय कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता और न ही द्रव्यमान होता है लेकिन सिर्फ चक्रण करता है, तो न्यूट्रिनो बताए थे। न्यूट्रिनो में कोई मास नहीं होता है ना। न्यूट्रिनो जब पढ़ा रहे थे तब बताए थे, इसमें मास भी नहीं होता है, चार्ज भी नहीं होता है, इसमें ओनली क्या होता है, स्पिन करता है, सिर्फ चक्रण करता है। न्यूटन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? न्यूटन की खोज के लिए चैडविक 1932 में क्या किया था? बेरिलियम एटम पर प्रहार कराया था। एक द्विधन आवेशित Me2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो इसका परमाणु द्रव्यमान 26, तो इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? चलिए एक बार बना देते हैं इसे भी। नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है तो कोई है Me2+ आयन, M2+ आयन, ठीक है। तो M2+ आयन में मतलब M अपने आप में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2, 8, 14 है ना। 8 2 10 और 14, 10 और 14 10, 10 20, ये हो गया 10, ये हो गया 14, जो 24, तो 24 अभी है ना। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले कितना होगा, यानी 26। तो वो था जिसमें कितना 26 इलेक्ट्रॉन था, तो 26 प्रोटॉन भी होगा। तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हमें पता चला 26 प्रोटॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है। मास नंबर बराबर मास नंबर 56 होता है, जो मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन 26 है तो न्यूट्रॉन है ना। तो 26 को इधर लेके आएंगे तो 26 घटा देंगे तो 6 में 6 गया 0, तो 5 में 2 गया तो 30। तो उसमें नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 30। नाभिक आइसोटोन्स है, मैं पढ़ाया नहीं, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स हो गए। निम्नलिखित में कौन सा समूह सदस्य नहीं है? सदस्य नहीं है इलेक्ट्रॉन, साइक्लोट्रॉन अलग चीज है, वो इलेक्ट्रोफिजिक्स का पार्ट है, ठीक। साइक्लोट्रॉन अलग चीज है। इलेक्ट्रॉन विरोधी कण है, पॉजिट्रॉन है ना, एंटीमैटर। निम्न में से वो कौन से बल है जो 2 न्यूट्रॉनों के मध्य में आकर्षण बल पैदा करते हैं? 32। तो मुझे तो जहां तक लगता है 2 न्यूट्रॉन है, गलत लिखा है क्वेश्चन लगता है मुझे थोड़ा। जो न्यूट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल पैदा कर सकता है, कुछ अलग होना चाहिए। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए क्या दिया है। गुरुत्वाकर्षण में नाभिकीय बल 2 न्यूट्रॉनों के मध्य में आकर्षण बल पैदा करते हैं। हालांकि नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बलों की अपेक्षा अधिक प्रबल होते हैं। नाभिकीय बल न्यूट्रॉन प्रोटॉन तथा प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य भी प्रभावशाली होते हैं। तो जितने भी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सेम पार्टिकल्स में भी न्यूक्लियर फोर्स होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी, ठीक है। तो हमको जहाँ तक लगता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में नाभिकीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी। सही है क्वेश्चन, डोंट वरी। उसके बाद पूछा है कैथोड किरण है, तो कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन के प्रभाव होने से ही बनता है। कैथोड से कुछ रे निकलती है एनोड की तरफ परफोरेटेड, तो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव होने के कारण ही, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह रे होगा जी। उसके बाद जब कैथोड किरण उच्च परमाणु भार वाले बिंदु से टकराए, तो अल्फा रे, जब भी कैथोड किरण किसी उच्च भार वाले धातु से टकराता है तो वहां से एक्स किरण निकलती है, ठीक है, एक्सरे। ये आप वहीं देख लेंगे जहां मैं पढ़ा रहा था, ठीक। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं क्लास में ही कराता हूँ इसी तरह से। जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन को जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तावित किया है जिसे आमतौर पर कहा जाता है, ये देखिए दुनिया भर का नाम दे देगा। तो क्रीम पुडिंग पर प्लम पुडिंग मॉडल है ना, प्लम पुडिंग में पढ़ा चुका हूँ, प्लम पुडिंग मॉडल। नीचे देखिए स्तंभ को स्तंभ 1 2 से मिलान कीजिए। थॉमसन का मॉडल होता है क्या, इलेक्ट्रॉन के डेथ पर थे कि नहीं, ये तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डी ब्रोगली बताता है। नाभिकीय थॉमसन
प्लम पुडिंग मॉडल, यही प्लम पुडिंग मॉडल, ये थॉमसन मॉडल होगा। रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय व्याख्या, सही है। बोर मॉडल, बोर मॉडल क्वांटम ऊर्जा का परिकल्पना किया था। डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन के द्वित प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित निम्न में से किसकी संख्या को बताता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित, तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन को ही बताता है। प्रोटॉन का मतलब ही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। निम्न में से तत्वों का कौन सा एक गुण पूर्ण संख्या होगी? परमाणु क्रमांक ही पूर्ण संख्या होगी, एक कंप्लीटली, है ना, पूर्ण संख्या, तो परमाणु क्रमांक ही होगा। ये भी परमाणु क्रमांक पूर्ण संख्या होती है क्योंकि यह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। फालतू बेकार क्वेश्चन है, कोई मतलब से नहीं, क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो जिसका परमाणु क्रमांक 29 है वो संबंधित है। तो मैं इन जनरल तो पढ़ाया नहीं आपको 29, लेकिन डी सेल से सबसे होगा। मैं जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो कौन किस में, और इसमें भी अगर पढ़ाता मैं होन्स रूल, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पता चलता है किस सेल में है, ठीक है। तो मैं इस नहीं पढ़ाया हूँ तो कोई बात नहीं, क्लास में पढ़ाऊंगा उन सारी चीज़ों को। कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है, तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया ही नहीं अभी। क्रोमियम, सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन है ये सब। अच्छा, एक्स तथा वाई दो सममितीय आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक आइसोटॉप्स पढ़ाया नहीं हो अभी। आदर्श अवस्था में पोटेशियम आयन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? आदर्श अवस्था में पोटेशियम आयन का रासायनिक फार्मूला पोटेशियम K+ होगा। आदर्श अवस्था नहीं समझे, पोटेशियम का 19 समथिंग होता है ना, देखिए पोटेशियम का 2 8 8 2 8 10 8 1 क्या 2 8 10 और 8 18 1 19, तो 2 पहला सेल में 2 स्टेबल हो गया, दूसरा सेल में 8 स्टेबल हो गया, तीसरा सेल में 8 स्टेबल हो गया, तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। यह क्या करेगा? लूज करेगा तब एटॉमिक स्टेबल होगा। तो स्टेबल स्टेट में 2 8 8 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देगा तो ये खुद में क्या हो जाएगा? K+ हो जाएगा। तो K+, वही भी आदर्श अवस्था हो जाता है। स्टेबल स्टेट। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1 है। ये क्या नोटंकी कर रहा है? निम्नलिखित में से किसका परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम से अधिक है? एल्युमिनियम का होगा। एल्युमिनियम तो दिख रहा है 13 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। निम्नलिखित में से किसका परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम से अधिक होगा? एल्युमिनियम, फास्फोरस 15 होगा इसका। एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका परमाणु क्रमांक फास्फोरस की अपेक्षा, सब परमाणु क्रमांक से है, ठीक है। और जो सारे के सारी चीजें पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ाऊंगा तो सारे के सारे एटम, सारे के सारे सब चीजें, कितने किसका कितना फार्मूला होता है, किसका कितना एटॉमिक नंबर में, वो सारी की सारी चीजें कराऊंगा। वो दूसरा टॉपिक है। यहाँ वहाँ क्वेश्चन सेटअप किया हम लोग का, जो क्वेश्चन सेटअप हो रहा है वो अलग एकदम। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ, चाहे वो CDS में हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव, कोई भी कॉम्पिटिटिव में, मैं उस प्रकार से क्वेश्चन सेटअप कर रहा हूँ। तब आप लोगों को पता चले क्वेश्चन कितना डीप तक पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। क्योंकि हम हर एग्जाम को लेकर के चलते हैं, इसलिए हमें डीप ही पढ़ाना पड़ता है। और हम एक ही बार ही पढ़ेंगे ना, हर सब्जेक्ट को अपना इतना एक्सपर्टीज बना लेंगे, हर सब्जेक्ट को अपना इतना क्वालिटी बना लेंगे, ताकि एग्जाम कितनों भी हमसे क्वेश्चन कैरी करे, मैं एग्जाम के विरुद्ध हमेशा फाइट कर सकता हूँ, ठीक है। वो हमसे कितनों भी कैरी करे क्वेश्चन को, कैसों भी घुमाए, तो मैं उतना घूमने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू मेरे दोस्तों।